तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग भारत पश्चिम एशिया, इंडिया वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिम एशिया के साथ भारत के गहन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं। पश्चिम एशिया एक तरह से भारत के विस्तारित पड़ोस का अंग है, एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। इसलिए इस क्षेत्र में समृद्धि, शांति, स्थिरता भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में 7 मिलियन से अधिक भारतीय रह रहे हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश में मिनी इंडिया का प्रतीकात्मक निर्माण करते हैं और प्रतिवर्ष धन प्रेषण के रूप में 40 बिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। समान तौर पर यह क्षेत्र टीटीओ यानी टेररिज्म टेररिज्म, ट्रेड और आउटरीच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टेररिज्म, ट्रेड एंड आउटरीच के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस क्षेत्र में जैस्मिन क्रांति, अरब स्प्रिंग के लगभग एक दशक बाद लोकतंत्र की दिशा में प्रगति की पिछली अपेक्षाएं विस्थापित होती दिख रही हैं, यानी कि अब वो नहीं आएंगे दोबारा। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने क्षेत्रीय फॉल्ट लाइन को बिगाड़ा है, विचारधाराओं के साथ क्षेत्रीय द्वंद्व को तेज किया है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को एक प्रकार से बिगाड़ा है। सिया सुन्नी दुनिया टकराव की रणनीति पर चलती दिख रही है, यानी एक प्रकार से सऊदी अरेबिया सुन्नी वर्ग जिसका मसीहा कौन बनता है, सऊदी अरेबिया, और एक प्रकार से ईरान जो कि सिया पॉपुलेटेड एरिया है, के मध्य एक प्रकार से विवाद बढ़ रहा है। सऊदी शाह ने 2016 में रियाद में एक अलग परिषद बनाने की घोषणा की थी। सऊदी अरब ने 39 देशों वाले इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म प्रायोजित किया था, जिसमें सिया देश शामिल नहीं है, यानी ईरान कुल मिलाकर शामिल नहीं है। यह विभाजन उस स्थिति तक पहुंच चुका है जहां सऊदी अरब जैसे देश ईरान के विरुद्ध इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान सीरिया में असद और गाजा में हमास के साथ खड़ा है। अमेरिका और रूस इसे लेकर बिग गेम खेल रहे हैं। ईरान के साथ हुए P5-1 समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने तथा बता दिया। दूसरी ओर ओस्लो अकॉर्ड को बेमानी घोषित कर वन कंट्री सिद्धांत पर लौटने का प्रयास किया। पश्चिम एशिया एक ऐसा भू क्षेत्र है जो 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता है। इसे एशिया अफ्रीका का प्रवेश द्वार और यूरोप का पिछला दरवाजा कहा जाता है। पश्चिम एशिया जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम एशिया जिसे मिडिल ईस्ट के मध्य पूर्व के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र जैसे उत्तरी अफ्रीकी देश तथा ईरान के बीच स्थित भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें ईरान, ओमान, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और यमन जैसे देश सम्मिलित हैं। पश्चिमी एशिया में खाड़ी के देशों को सम्मिलित किया जाता है और उसमें पर्शिया की खाड़ी के निकट स्थित देश सम्मिलित हैं। इन देशों को अरब देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। तेल और गैस उत्पादन के लिए इस क्षेत्र का पूरे विश्व में महत्व है, परंतु इस क्षेत्र में सिया सुन्नी विवाद निरंतर चल रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी यहाँ लोकतांत्रिक शासन का अभाव है। यहाँ पर बेसिकली मोनार्कीज का ही रूल चल रहा है। ऐतिहासिक रूप से भारत की पश्चिम एशिया नीति बहुआयामी रही है। शीत युद्ध के वर्षों के दौरान भारत ने क्षेत्रीय भू राजनीति में प्रतिद्वंदी ध्रुवों सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग बनाए रखा। पश्चिमी एशिया के 3 प्रमुख स्तंभों सऊदी अरेबिया और ईरान और इजराइल को समायोजित करने की द्विदिशात्मक दृष्टिकोण को तीर्थात्मक विदेश नीति में विस्तारित किया गया है। भारत का हित तो पहला है ऊर्जा सुरक्षा। भारत की कुल कच्चे तेल की आवश्यकता अनुसार का लगभग आवश्यकता जो है भारत की उसका 60% आपूर्ति करता है, जिसमें शीर्ष आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब। व्यापार का निवेश तो खाड़ी भारत के लिए पसंदीदा व्यापारिक भागीदार है, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब एवं ईरान। भारत के द्वारा ईरान के चाबहार के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निवेश किया गया है। फिलिस्तीन मुद्दा, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 राज्य समाधान पर 2 स्टेट सॉल्यूशन पर अपना रुख बनाए रखा है। भारत इजराइल संबंध तो भारत ने 1950 में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी, पर कूटनीतिक संबंध 1992 में बने। 1962 में भारत चीन युद्ध में इजराइल ने भारत की सहायता की थी। संबंधों की शुरुआत 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री के रूप में शुरू की गई थी। भारत ने इजराइल के साथ 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1992 में भारत इजराइल संबंधों को प्रधानमंत्री बीबी नरसिम्हा राव ने गति दी। इजराइल के रक्षा मंत्री जनरल मोशे यान को मोरारजी देसाई की सरकार के समय 1978 में सरकारी नियंत्रण दिया। जनरल मोशे ने भारत की यात्रा की, लेकिन यह यात्रा गुप्त नहीं रह सकी। मीडिया की वजह से गुप्त यात्रा का भेद खुल गया। फिलिस्तीन के प्रति भारत का समर्थन और भारत अरब संबंधों की विश्वसनीयता पर शंकाएं उभरने लगी। 1992 में भारत इजराइल के बीच औपचारिक कूटनीतिक
राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक आपातकालीन सत्र में भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह द्विराष्ट्र समाधान पर वार्ता के जरिए ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दीर्घकालिक शांति बहाल की जा सकती है, ऐसा मानता है। अक्टूबर 2015 में इजराइल जाने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रथम यात्रा थी। एन.के. दीक्षित के अनुसार भारत इजराइल के संबंधों में 1950 से 92 तक बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक प्रकार से दौर चल रहा था। 1992 से 2014 के मध्य फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी तक लाया गया। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी जो कि 1950 से 92 तक चली, उसको मोदी इरा में फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी 92 से 14 के बीच में फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी तक लाया गया। और प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा ने भारत इजराइल संबंधों को टैबू है उसको श्रेणी से निकालकर संबंधों के फलक को एक नए आयाम देने का प्रयास किया। जनवरी 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की। भारत की फिलिस्तीन और इजराइल की जो पॉलिसी है वो क्या है? भारत ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन के क्षेत्र में इजराइल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था। शीत युद्ध के दौरान भारत फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का एक मजबूत समर्थक बना रहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक नैतिक एवं कानूनी पक्ष लेता रहा। 2018 में भारत ने एक डिहाइफनेशन नीति अपनाई कि हम इजराइल के संबंधों को और फिलिस्तीन के मुद्दों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दोनों मुद्दे एक है, नहीं, हम फिलिस्तीन से संबंध रखेंगे तो फिलिस्तीन और इजराइल से संबंध रखेंगे, लेकिन दोनों ये नहीं सोचें कि हम फिलिस्तीन पहले बेसिकली क्या होता था कि अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल को एक प्रकार से, अगर इजराइल की यात्रा खैर कभी हुई नहीं, लेकिन अगर इजराइल के साथ संबंध बनाए जाते तो सबसे पहले फिलिस्तीन का एक प्रकार से विश्वास जीता जाता था। लेकिन भारत ने 2018 में डिफिनेशन किया कि भारत के संबंध फिलिस्तीन से अलग हैं और इजराइल से अलग है। और फिलिस्तीन ये ना सोचे कि हम इजराइल के साथ संबंध बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके हम इंटरेस्ट को एक प्रकार से धत्ता बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बस ये है कि हमको इजराइल की जरूरत है, इसलिए हम उसके साथ संबंध बना रहे हैं जैसे अन्य देश बनाते हैं। आपका मुद्दा हमारे लिए आज भी उतना ही पवित्र है जितना पहले था, लेकिन हाँ, हम इजराइल के साथ संबंध बनाएंगे, ठीक है। यह संबंध भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों स्वतंत्र और पृथक होगा। तो भारत ने डिहाइफनेशन की नीति अपनाई। इसका अर्थ क्या है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा और फिलिस्तीन के साथ हमारे स्वतंत्र और पृथक संबंध रहेंगे। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन को अपनाया। दोनों देशों ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम 2021 से 23 पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों के स्थानीय किसानों को लाभ होगा। भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। भारत इजराइल से सर्वाधिक सैन्य उपकरण खरीदने वाला देश है। बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल में भारत ने इजराइल से खरीदा है। बेसिकली ये भारत द्वारा बागवानी, सूक्ष्म कृषि, सूक्ष्म सिंचाई जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। पैरा डिप्लोमेसी, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए। पैरा डिप्लोमेसी क्या है? इससे उपराष्ट्रीय इकाइयों को विदेश नीति संबंधी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके तहत उपराष्ट्रीय इकाइयां मेट्रोपॉलिटन स्टेट से स्वतंत्र अपने स्वयं के विदेशी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हितों की दिशा में भागीदारी करती है। यह उन उपराष्ट्र में अलग अलग देशों या संघों के राज्य का एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की स्वायत्त संस्थाएं शामिल होती हैं। पैरा डिप्लोमेसी बेसिकली क्या होती है? तो अगर जैसे भारत का चेन्नई है, ठीक है ना, चेन्नई टोक्यो के साथ संबंध स्थापित कर ले ना, चेन्नई टोक्यो के साथ इंडिविजुअल लेवल पर संबंध स्थापित कर ले और आपस में वो कोऑपरेशन करे, तो ये है पैरा डिप्लोमेसी। मतलब भारत और जापान के बीच जो संबंध है वो तो ठीक है, हो ही रहे हैं, लेकिन एक चेन्नई का प्रशासन भी होगा ना, चेन्नई का प्रशासन भी होगा कहीं ना कहीं, जो कि भारत सरकार या स्टेट सरकार से अलग है। इसी प्रकार टोक्यो में भी कोई प्रशासन होगा जो टोक्यो की सरकार से अलग होगा। तो ये लोग जब आपस में संबंध स्टैब्लिश करते हैं तो इसे ही पैरा डिप्लोमेसी कहा जाता है। कि जो एक प्रकार से इसको और पढ़ते हैं, आप समझ में आएगा, इसको आप पढ़िएगा, इसको समझिए इसको। जैसे उपराष्ट्रीय इकाइयों को, जैसे उपराष्ट्रीय इकाइयाँ कौन है? जैसे भारत में चेन्नई हो गया, जापान में टोक्यो हो गया, को विदेश नीति संबंधी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके तहत उपराष्ट्रीय इकाइयां मेट्रोपॉलिटन स्टेट से स्वतंत्र
अपने स्वयं के विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हितों की दिशा में भागीदारी करती हैं। इन उपराष्ट्रीय एक प्रकार से इकाइयों में अलग अलग देशों या संघों के राज्य का एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की स्वायत्त संस्थाएं शामिल होती हैं। अब हम लोग यहाँ पर भारत सऊदी अरब संबंधों को देखेंगे। तो सऊदी अरब भारत का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। तो सॉरी, क्या लिखा है, सऊदी अरेबिया विश्व का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। भारत के द्वारा शुरू से ही सऊदी अरेबिया के साथ संबंध बेहतर बनाने के प्रयास रहे हैं। 1955 में सऊदी अरेबिया के राजा ने भारत की यात्रा की थी। भारत के लिए तेल आपूर्ति करने वाला सऊदी अरेबिया एक प्रमुख देश है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन हुए, परंतु भारत सऊदी अरेबिया के बीच संबंध इस दौरान में बेहतरीन नहीं हुए, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद गिराई गई। उस पर सऊदी अरब की नकारात्मक प्रतिक्रिया रही। सऊदी अरब भारत के लिए हाइड्रोकार्बन का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। यह भारत के कच्चे तेल के 18% और एलपीजी की 30% आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सऊदी अरब में 20 लाख से अधिक भारतीय कार्यरत हैं। भारत की ई माइग्रेशन या ई माइग्रेट प्रणाली को सऊदी अरब की ई थाब्तीक प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। भारत की ई माइग्रेट प्रणाली को सऊदी अरब की ई थाब्तीक प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के लिए प्रवासन प्रक्रिया का उचित संचालन करना है। सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित है। यहाँ हजारों भारतीय वार्षिक हज और उम्रा तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। दोनों देशों ने योग सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। खाड़ी क्षेत्र में किसी भी देश ने पहली बार योग सहयोग पर समझौता किया है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहाद अल हिंदी आयोजित किया जाता है। भारत सऊदी अरब रक्षा सहयोग समिति का गठन किया गया, जिसे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए गठित किया गया। भारत और सऊदी अरब द्विपक्षीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में, G20 में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में सदस्य देश के रूप में सम्मिलित हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, तो भारत व यूएई के बीच जो संबंध हैं वो 1972 में स्टैब्लिश हुए थे। यूएई भारत का प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। 1973 में 1973 के बाद तेल की कीमतों के बढ़ने के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था में उछाल देखा गया तथा बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रोजगार के लिए इन देशों में गए। समुद्री सहयोग के लिए भारत और यूएई के मध्य डेजर्ट ईगल जैसे नियमित सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। दोनों देश संयुक्त रूप से चरमपंथ और आतंकवाद के साथ निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूएई में भारतीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या है। ये भारत में अधिक मात्रा में रेमिटेंस के माध्यम से योगदान करते हैं। इसरो द्वारा यूएई के पहले नैनो सैटेलाइट नईफ-1 को लॉन्च किया गया। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय मंचों के सदस्य हैं। भारत यूएई के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता लागू हो गया है। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा जिसे कहा जाता है, लागू हो चुका है। कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा द्विपक्षीय समझौता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल है। जीसीसी, तो इसकी स्थापना 1981 में होती है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद, इसकी स्थापना 1981 में होती है। मुख्यालय इसका रियाद सऊदी अरेबिया में है। खाड़ी क्षेत्र में 6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। राजनीतिक प्लस आर्थिक गठबंधन है ये। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच सभी क्षेत्रों में समन्वय, एकीकरण व आपसी संबंधों को बढ़ावा देना। सदस्य इसमें कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है। भारत इसका सदस्य नहीं है और इसके साथ साथ ईरान भी इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ईरान इसका सदस्य नहीं है। कौन कौन है? तो सऊदी अरब है, चूंकि रियाद सऊदी अरब में इसकी राजधानी है, तो सऊदी अरब तो होगा ही। फिर यूएई भी है, यूएई के बारे में हमने पढ़ा भी है। कतर भी है, कतर, उसके साथ साथ कुवैत भी है, ओमान भी है और बहरीन भी है। जीसीसी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार समूह है। भारत जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है अभी। ऊर्जा सुरक्षा, तो जीसीसी के पर्याप्त तेल और गैस भंडार भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए कच्चे तेल आयात के प्रमुख स्रोत हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत में कुल अनिवासी भारतीयों एनआरआईज का आधे से अधिक हिस्सा निवास करता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। बड़ी मात्रा में यहाँ से रेमिटेंसेस आता है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वेस्ट एशिया वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।